हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर मनीष डांगी, फाउंडर मैक्रो मोज़ेक इन्वेस्टिंग एंड रिसर्च। वेलकम मिस्टर डांगी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। मिस्टर डांगी, हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। हाउ इज द मैक्रो सेटअप लुकिंग लाइक? बहुत सारी खबरें जो हैं हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी सुनने को मिल रही है, जो अभी दावोस में हो रही है, और majority of the people they are participating in the economic forum are indicating that the big economies, जो हमारी developed economies है, they may slip into recession anytime soon. So अगर ऐसा होता है तो इसका impact इंडिया पे क्या हो सकता है? और पहले तो ये बताइए कि क्या ये जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज है, can they afford to slip into recession? तो ठीक बात है एक्चुअली कि जैसा आईएमएफ ने भी बताया कि करीबन 1/3 जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो शायद रिसेशन में चली जाएं 2023 में। तो ये काफी हेडी 2021 और 22 की जो ग्रोथ थी, वो ऑफ कोर्स जिस तरह से एक हैंगओवर होता है, तो क्योंकि धीरे धीरे सारा स्टिमुलस जो है, मॉनेटरी हो या फिस्कल हो, वो जी, इकोनॉमी से विड्रॉ किया जा रहा है, तो इकोनॉमी जो है काफी तेजी से स्लो हो रही है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो शायद हम 2.25% के आसपास ग्रो करेंगे 2023 में, जी, बनिस्पत 3% जो 2022 की ग्रोथ थी और 6% जो 2021 की ग्रोथ थी। तो मोटा मोटी अगर अब 20-25 साल का एवरेज देखें तो हम 3.5-4 के बीच में ग्रो करते हैं ग्लोबली। तो अभी जी। वो करीबन वो रेट जो है शायद आधी सी रहेगी। और हम्म, दूसरा ऑफ कोर्स अच्छी बात यह है कि साथ साथ में जो पूरी दुनिया ने एक इन्फ्लेशन की तबाही देखी थी कि काफी 8-9% की इन्फ्लेशन बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी रही थी, वो जी। मोस्ट लाइकली जो है 2023 में एवरेज को 3-3.5% के आसपास रहेगी। तो एक बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक ग्राइंड है हम्म, कि इकोनॉमीज एक स्टिमुलस के चलते बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, जो कोविड के बाद में हुआ। और अब हम्म, जैसे जैसे स्टिमुलस विड्रॉ हो रहा है तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों नीचे जा रही हैं। तो इसका एक जी, छोटा सा जो एंगल इन्वेस्टर को खास ध्यान रखने की जरूरत है कि ये छोटा मोटा ग्रोथ स्लो डाउन तो ठीक ठाक है, लेकिन जी। आप जिस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर हम्म, एक सॉफ्ट लैंडिंग सा हो जाएगा और इसमें ग्रोथ 6-8 महीनों के लिए कमजोर हो, लेकिन धीरे धीरे एक आम ग्रोथ जो पुरानी रही है 10-20 सालों की वैसी आ पाए। तो वो फिर इन्वेस्टर को बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम्म, ऑल्टरनेट सिनेरियो होता है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत तेजी से प्लमेट करती है, हम्म। तब एक्चुअली चिंता का विषय होगा। मिस्टर जांगी, अगर हम इंडिया की बात करें तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला विजा विज अदर डेवलप्ड नेशंस एंड आल्सो द इमर्जिंग मार्केट्स। जीडीपी ग्रोथ हम सस्टेन कर पाए, हम रिजिलियंट रहे, हमारे इक्विटी मार्केट्स भी काफी रिजिलियंट रहे, आउट परफॉर्म किया। क्या ऐसी आउट परफॉर्मेंस जो है वो जारी रह सकती है? बिकॉज एवरीबडी इज सो गंग हो ऑन इंडिया। तो अभी क्या है कि आई मीन थोड़ा सा स्पाइसी मार्केट्स और एलिट्स और जिस तरह से न्यूज़ बनती है तो उसमें काफ़ी स्पाइस अप हो जाता है, जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है, खास करके बुल मार्केट्स में। जी, तो फैक्ट ये है कि इंडिया एक्चुअली जो बड़े देश हैं, 20-25 देशों को अगर देखें तो उनमें से रिलेटिवली कोविड की वजह से ये इकोनॉमी ज़्यादा मार खाई है। अगर आप 2019 के आंकड़ों को देखें और उस वक्त अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस को देखें, जो इंडिया जिस लेवल पे होना चाहिए था उसके जी, बनिस्बत आज हम करीबन 15% नीचे हैं। तो इसको ये 15% जो हमारा नुकसान है वो कोविड की वजह से नुकसान है। तो ऑफकोर्स सभी देशों में कोविड का नुकसान हुआ है, लेकिन यही नुकसान जो है जैसे बड़े देश जैसे कि आप अमेरिका को देखें तो वो 2-2.5% ही है ना। जी, इंडोनेशिया जो हमारे साथ में बाजू में है वो 7-8% है। तो इस जी। हिसाब से अगर देखें तो एक कोविड का जो नुकसान हिंदुस्तान ने झेला है वो बहुत बड़ा था। तो ये एक आपके इन्वेस्टर को दर्शक को जानने की जरूरत है कि हालांकि इस साल शायद 7% से हम ग्रो करें 2023 FY23 में, FY24 के अंदर शायद हम 5-5.5% की ग्रोथ पाएंगे, लेकिन आप 2019 से अभी तक की टोटल ग्रोथ अगर देखेंगे तो काफी कमजोर रही है, 2-3% के आसपास ही रही है। तो जो एक जनरल इंडिया शाइनिंग का कैंपेन बना हुआ है, ये स्टोरी पहले भी चल चुकी है, वो खास करके ये मार्केट की वॉइस है, वो उसमें रियलिटी थोड़ी कम है। लेकिन ये बात ठीक है कि अब इंक्रीमेंटली अब हम बाद में स्ट्रक्चरल फोर्सेस की के बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारी सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल चीजें ऐसी हैं जो
आपको गाइड करेंगे कि शायद 2-5 साल 10 साल हमारे काफी अच्छे निकले। तो वो बात अच्छी है, जी। लेकिन अगर मैं नियर पास्ट कोविड की वजह से जो हमारे स्कार्स हम्म, लगे, हमारे को जो घाव हुए हैं वो सबसे गहरे हम्म, घाव हुए हैं। मतलब इतना घाव, इतने हम्म, गहरे घाव है ना, इवन छोटे देशों में, पाकिस्तान को ले लें, जी। बांग्लादेश को ले लें, हम बड़े मजाक बनाते हैं देश के अंदर एक माहौल बनाए कि ये बड़े छोटे देश जो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव जो है उनसे ज्यादा गहरे हैं। कोविड की वजह से हमारा नुकसान उनसे ज्यादा हुआ है। जी, अगर जो आपने बिल्कुल सही समझाया सर, हम तो अभी इंडिया शाइनिंग की स्टोरी को लेके चल रहे थे, लेकिन रियलिटी तो आपने हमें बताई है। अगर ऐसा है, तो हमारे इक्विटी मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे क्यों गए? और उम, अ, ये ये डीकपलिंग जो हम देख रहे हैं इंडिया की विद विज़-विज़ द अदर नेशंस, इज़ इट रियली गोइंग टू हेल्प इंडिया? तो अब पहले हमने मैक्रो की बात की कि हुँ, देश कैसे ग्रो किया है, जीडीपी की हुँ, बात करी। अब हम एक उसके छोटे से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मार्केट्स कैसे किए हैं। तो मार्केट जो है वो वो एक मिरर है कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी के और इंटरेस्ट रेट्स, इन दोनों को इकट्ठा करके देखें तो आप मार्केट का मोटा मोटी भाव पता पड़ जाता है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया के अंदर बड़ी तेजी से जो है वो अच्छी बॉइंट रही है और ग्रो करी है। आप हुँ, कंपेयर करें अक्सर देशों में, एक्सेप्ट यूएस को लेकर के, बाकी सारे देशों से कॉर्पोरेट का जो हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। हम 400 सवा 400 रुपए के आसपास में निफ्टी 50 अर्न करता था, वो आज जो है वो 850 हो गया है। सिर्फ 3 सालों जी। के अंदर कॉर्पोरेट जो है डबल हो गए हैं, प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं। तो उसकी वजह से इंडिया का जो मार्केट का परफॉर्मेंस है वो हुँ, बड़ा ही पॉइंट रहा है, क्योंकि हुँ, हमारे कॉर्पोरेट्स ने दो बड़ा फायदा लिया। ऑफ कोर्स कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया में हुआ है, पर हमारे यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्रेशर जो है वो काफी तेजी से कम हुए। और साथ जी, साथ में ऑफ कोर्स जब बाहर का पैसा और इंडिया के खुद के इन्वेस्टर्स का पैसा फोमो के चलते, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, जी, बहुत सारा पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट में आने लगा। तो दोनों ने मिलकर के दो चीजें करी। एक तो प्रॉफिट बढ़ने की वजह से तो ऑफ कोर्स एक कॉर्पोरेट की फ्रेंचाइज की वैल्यू बढ़ जाती है। जो मैंने जी, बताया कि जब एक आम कॉर्पोरेट निफ्टी, अगर हिंदुस्तान की जो 50 कंपनियां हैं वो 425 रुपए बनाती थी, तो वो हुँ, 900 रुपए 850 रुपए के आसपास बना रही। तो ऑफकोर्स उसके चलते ही भाव डबल हो जाएगा। और साथ साथ बिल्कुल, में ऑफकोर्स हमारे जो इन्वेस्टर हैं, आम इन्वेस्टर हैं, उनका बड़ा जैसे तांता सा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट रिटेल में आने जी, का, तो उसकी वजह से जी, थोड़ा वैल्यूएशन भी इंप्रूव हो गया। तो वो हुँ, वजह है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अक्सर इमर्जिंग मार्केट से बेहतर रही है। लेकिन जब हुँ, कंपेयर हम करते हैं कि हमारा मार्केट जो है वो डॉलर टर्म्स में अगर कंपेयर करें, क्योंकि हमारी डॉलर जो है पिछले 1 साल के अंदर हमारा रुपया जो है वो 10-12% से वीक हुआ है, तो ट्रू, उसके चलते हम डॉलर टर्म्स में अगर कंपेयर करें तो वो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी रिलेटिवली कम लगती है। लेकिन उसके हुँ, बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन उसका रीजन जीडीपी ग्रोथ नहीं है। उसका रीजन जी, है कि जैसे एक शहर में एक दो चार अमीर आदमियों ने बहुत अच्छा किया है और उन्होंने बहुत राइट, प्रॉफिट कमाया है, तो उनकी उनकी वेल्थ तो बढ़ गई है। लेकिन हुँ, जब जीडीपी की शुरू में हमने बात करी, तो वहां पे हुँ, जो है आम आदमी की वेल्थ उतनी नहीं बढ़ी है। तो ये कनंड्रम है जिसको इकोनॉमिस्ट जो है वो के शेप रिकवरी बोलते हैं। वो के हुँ, शेप रिकवरी का जो ऊपर वाला के है, हुँ, कॉर्पोरेट उसका एक पार्ट है और वो बहुत अच्छा किया है। जी। अगर हम आपने भी कहा कि हमारा जो रिटेल फ्लो है, जो डीआईआई फ्लो है, उसी ने मार्केट को सहारा दिया है, क्योंकि एफआईआईज़ तो पिछले 1 साल से लगातार ही बेच रहे हैं। अगर इंडिया की स्टोरी इतनी अच्छी है, जो आप मानते हैं कि अगले आने वाले सालों में हो सकती है, बिकॉज़ अभी तो हम वी आर फेसिंग अ टफ टाइम, अ, तो क्या लगता है आपको एफआईआईज़ का आना जो है वो लाज़मी है, या फिर हम एफआईआईज़ के बगैर भी काम कर सकते हैं? तो देखिए एफआईआईज और म्यूचुअल फंड जो लोकल फंड्स हैं, उन दोनों में एक एक सेपरेटली दो बड़ी और डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टोरी प्ले आउट हो रही है। एफआई का पैसा क्या है? एफआई का पैसा उन लोगों का पैसा है जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अंदर रहते हैं। 40-45 साल 50 साल के लोग हैं जिन्होंने काफी सेविंग्स एक्यूमुलेट किया है, और उस पैसे को वो उन जगहों में डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहते हैं जहां पे उनको लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो अब हुँ, बड़ी बात यह है कि वो इकोनॉमीज एक तो स्लो हो रही हैं, और दूसरी जो 40-45 से 60 साल के जो वहां के लोग हैं, वो जो हुँ, पॉपुलेशन का एक कोहोर्ट है, वो एक्चुअली धीरे धीरे यहाँ से उसकी कंप्लीट साइज जो है श्रिंक हो रही है। कई लोगों ने सुना होगा कि पॉपुलेशन श्रिंकेज की प्रॉब्लम हुँ, हो रही है कई जगह दुनिया में। बट ये जो जी, 45 से 60 साल का जो एक तबका है, जो बहुत बड़ा पैसा डालता है इक्विटी के अंदर, वो साइज जो है वो श्रिंक हो रही है। तो उसकी वजह ओके, से
एफआईआईज, दर्शकों को ये जानना पड़ेगा कि एफआईआईज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान के मार्केट्स में। करीबन हमारे मार्केट कैप का 1.5-2% के आसपास में एफआईआईज से पैसा आता था, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। अगले पिछले 5-7 साल का नंबर देखें तो एफआई जो है करीबन 0.25% ऑफ मार्केट कैप जो है इंडिया के अंदर पैसा डालता है, करीबन $8-10 बिलियन। तो एक छोटा सा मतलब चिल्लर सा हो गया है देश के मार्केट की साइज के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन उल्टा प्ले आउट हो रहा है अब डीआई और म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो 35-40 साल से बड़े लोग हैं, जिनके पास में फाइनेंशियल सेविंग्स हैं और जो अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट्स को, वो तबका तेजी से बढ़ रहा है ना। तो हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के अंदर स्लो हो रही है, लेकिन जो 35-40 से 60 साल का जो पॉपुलेशन का तबका है वो तेजी से बढ़ रहा है, और ये लोग बड़े सेवर हैं। और उन लोगों को ये समझ में आ गई कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना बनिस्पत डायरेक्टली बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कर देना एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो उसके चलते आप देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड करीबन मार्केट कैप का 0.5% के आसपास में पैसा डालते थे 4-5 साल पहले, और इनफैक्ट 2010 से 15 के बीच में तो वो और भी कम था, वो अब 1% के आसपास डालने लगे हैं। तो दो बड़ी स्ट्रक्चरल फोर्सेस प्ले आउट हो रही है। एक तरफ जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है वो इन रियलिटी काफी तेजी से, क्योंकि वो वेल्दियर हो रहा है और वो पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है, तो उसकी वजह से काफी पैसा वो मार्केट्स में डालने को तैयार हो रहा है। जबकि यही तबका जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अब श्रिंक हो रहा है। तो अगर 10-20 साल अगर मार्केट की देखें, 5-10-20 साल आगे की, तो आपको लगेगा कि धीरे 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 एफआई का जो रोल है हिंदुस्तान में वो एक्चुअली कम होता चला जाएगा। तो कई सारे जो मार्केट के सेगमेंट्स, जस्ट लास्ट पॉइंट हियर, कई सारे जो मार्केट के सेगमेंट्स है वो सिर्फ एफआईआईज की वजह से काफी महंगे थे, और लोकल इन्वेस्टर शायद उसको इतना नहीं पसंद करते थे। तो लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि नहीं, वो शायद वो वहां पे इतनी जो भगदड़ मची रहती थी उन सेगमेंट्स के अंदर, वो शायद इतनी नहीं रहे। जबकि लोकल मार्केट्स, जो इंडस्ट्रियल्स हैं, इस तरह की चीजें हैं जो लोकल मार्केट्स वालों को ज्यादा समझ में आती है, वो शायद अगले 5-10 साल तक ज्यादा अच्छा करें। क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की बात करते हैं। एग्रेसिव रेट हाइक्स हमने पिछले साल में देखे 2022 में, और अब ये भी माना जा रहा है क्योंकि रिसेशन के फेयर्स बने हुए हैं और इन्फ्लेशन थोड़ी पीक आउट होते दिख रही है, तो जो हाइक्स है वो मॉडेस्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल भी हमको देखने को मिलेगा, जहां बढ़ोतरी हो रही थी वहां कटौती भी हो सकती है? तो सी जनरली आप अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें तो जब जब वहां पे रेट पीक होता है, तो शायद मार्केट को लग रहा है कि मार्च के अंदर एक और 25 बेसिस पॉइंट का हाइक और उसके बाद में बंद हो जाता है, तो उसके अगले 12 महीने के अंदर पिछले 50 साल के इतिहास को देखें तो 100-150 बेसिस पॉइंट रेट काट दिया जाता है ना। तो ये बात ठीक है कि अगर रेट्स अगर पीक हो रहे हैं, जो मुझे भी लगता है कि क्योंकि ग्रोथ काफी तेजी से स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन भी अब नीचे आने लगी है, तो शायद रेट्स तो पीक हो जाएंगे। लेकिन जो एक टिपिकल रिफ्लेक्स हुआ करता था सेंट्रल बैंकर्स का कि भाई जैसे ही अब रेट्स पीक हुए और मार्केट के अंदर थोड़ा सा अफरा तफरी देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो तेजी से जो है पिछले एटलीस्ट खास करके 10-15 सालों से एक रिफ्लेक्स था, मतलब एक जो रिस्पॉन्स था सेंट्रल बैंकर्स था कि चलो रेट काट दें। लेकिन हो सकता है इस बार, क्योंकि इन्फ्लेशन के गांव पिछले 12-18-20 महीनों की इतने ज्यादा हैं और इतने गहरे हैं कि उसकी वजह से शायद कई सारे सेंट्रल बैंक जो है वो इतनी तेजी से रेट ना काटे, और शायद रेट काटे ही नहीं। तो इसलिए जो इन्वेस्टर इस रिफ्लेक्स के चलते जैसे ही रेट्स पीक हुए और चलो इक्विटी खरीदते हैं, सिक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल इन्वेस्टर के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो ट्रेड प्ले आउट ना हो, क्योंकि रेट शायद पूरा 12 महीना जो है अब यूएस के अंदर शायद 4.5% के आसपास में, डॉलर के अंदर 4.5% शायद वहां सेटल हो जाए। यूरोप को तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाने हैं। हिंदुस्तान के अंदर चांसेस हैं कि 25-50 पैसा और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, और उसके बाद में बिकॉज हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से स्लो होगी, इतना तेजी से नहीं जितना वेस्टर्न कंट्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी स्लो होंगी, तो उसकी वजह से शायद आरबीआई का रिफ्लेक्स ये होगा कि चलो रेट्स को टाइटन ना करें। लेकिन इस साइकिल के अंदर रेट कट बहुत दूर की बात है अभी, ये दिल्ली हमारे लिए खास करके हिंदुस्तान में काफी दूर है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन 4 से बहुत दूर है, 6 से नीचे आ गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद होगा इन्वेस्टर को कि मतलब यही आरबीआई अगले 2-2.5 साल पहले तक बड़ा ही मतलब ऑर्थोडॉक्स था कि नहीं हमको 4 ही चाहिए, और थोड़ा सा 4 से ऊपर होता तो भी रेट बढ़ाता था। आज वो सेंट्रल बैंक ऑफ कोर्स थोड़ा सा लीनियंट है,
लेकिन वहां भी थोड़ा सा रिफ्लेक्स चेंज होगा कि अब सेंट्रल बैंक परसिस्ट करेगा शायद हाई रेट्स के लिए। उसके चलते हम बात करेंगे कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के लिए आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है इंडिया के अंदर एक तो हाई है और काफी सालों बाद में हाई लेवल्स पे मिल रही हैं, और शायद पूरा साल आपको हाई रेट पे मिलेंगी। तो क्या ये सही टाइम होगा सर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट मार्केट, आई मीन इन्वेस्टिंग इन डेट? तो बेसिकली जो स्विचेस हैं कि डेट टू इक्विटी 100% और इक्विटी से डेट तो नहीं होता है। एक आम इन्वेस्टर जो है वो अपनी उम्र और अपने वेल्थ और अपने एक जनरली डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज को प्लान करके और डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। कभी भी मोटा पिक्चर ये है कि कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 5-7 साल से 10 साल से कम हो तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट ना कीजिए। तो आप 40 साल के हो, 10 साल तक कोई बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेंस नहीं हो, घर बन चुका है, गाड़ी आ चुकी है, बच्चों के एजुकेशन का पैसा हटा करके अब आप इक्विटी में फिर भी काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में आपका जो डेट इक्विटी कॉम्बिनेशन है एसेट एलोकेशन का, वो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइबिलिटीज के चलते बनता है। लेकिन सिक्लिकली ये माहौल को देख करके अगर आप 5-10% स्विंग करना चाहते हैं कि जैसे आप मान सकते हैं कि इस उम्र के अंदर आपके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो शायद 70% इक्विटी होना चाहिए और 30% आप डेट में रख सकते हैं, तो वो स्टैटिक एलोकेशन के अंदर शायद आप इस वक्त इस माहौल में जब इंटरेस्ट रेट्स काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं और इक्विटी बहुत सस्ता नहीं है, शायद 10-15% महंगा है और शायद हो सकता है कि साल 1.5 साल तक अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न ना मिले जैसे पिछला 1 साल के अंदर नहीं मिला है, तो उसके चलते आप 70% इक्विटी की जगह शायद आप 60 या 55% रख सकते हैं। अब जब 60% आपका अप्रोप्रिएट हो तो शायद आप 50 या 40 रख सकते हैं। तो मेरा ये आपके इन्वेस्टर को, आपके व्यूअर को एक रिकमेंडेशन होगा कि इस वक्त बहुत अच्छी इंटरेस्ट रेट्स मार्केट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज फिक्स्ड इनकम में रेट्स के अंदर मिल रही हैं, उसको यूटिलाइज कीजिए और थोड़ा पैसा रीएलोकेट करके आप फिक्स्ड इनकम में डालिए। बिल्कुल सही। ऐसे जो इक्विटी मार्केट काफी वॉलेटाइल रह रहे हैं पिछले 5-6 महीने में, हमने रिकॉर्ड हाई भी देखा लेकिन उसके बाद हमने करेक्शन भी देखा और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ग्लोबल सिनारियो जो है वो देखते हुए लगता है कि मार्केट्स में उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो आपने भी कहा। तो ऐसे मार्केट को अप्रोच कैसे करना चाहिए? कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे फोकस एरियाज है जो एक निवेशक को बाजार में उतरने से पहले जो है वो ध्यान में रखने होंगे? तो पहली बात तो मार्केट्स के को किसी तरीके से अगर आप इसको गौर कर सकें कि वो मार्केट जो है रिलेटिव टू हिस्ट्री, रिलेटिव टू अदर एसेट क्लासेस जैसे कि बॉन्ड हो गया, रिलेटिव टू इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि S&P 500 हो गया, उनसे ज्यादा महंगे हैं या सस्ते हैं। पहले ये डिसाइड करें कि हमारा बॉन्ड जो है वो 7.5% पे है और शायद इक्विटी, बहुत बड़ी मैथ में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन हिंदुस्तान की इक्विटी जिस भाव पे वैल्यूड है तो उससे शायद करीबन 10.5% का एवरेज रिटर्न बनेगा अगले 10 साल में। तो क्या 10-10.5 यानी कि 2-2.5% के आसपास में एक्स्ट्रा रिटर्न आपके लिए उपयुक्त है? क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखेंगे आप तो पिछले 10 साल में और 20 सालों के अंदर इक्विटी ने 5 और 9% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है बॉन्ड्स के ऊपर। तो आप उस परिप्रेक्ष्य से जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, हिस्टोरिकली जितना वो बॉन्ड से बेहतर देते हैं उससे शायद कम बेहतर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, यानी कि बॉन्ड के ऊपर आप कितना रिटर्न बनाओगे वो आपके पी रेशो, पोटेंशियल ग्रोथ रेट के आसपास में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उन सबको इकट्ठा करके आप एक एक्सेल शीट के अंदर आप ये सब नंबर डालेंगे तो आपको मोटा मोटी समझ में आएगा कि शायद हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो 2.5-3% ही एक्स्ट्रा देगा बॉन्ड के वनिस्पत जो उसने 5% दिया है पिछले 10 साल में, और एज आई सेड 9% के आसपास दिया है पिछले 20 साल में। तो इक्विटी बॉन्ड की वनिस्पत उस हिसाब से महंगा है। सिमिलरली आप बोलोगे कि नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स और हमारी जो वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है, वहां के पी रेशियो, प्राइस टू बुक, प्राइस टू कैश फ्लो और हमारे प्राइस टू बुक, प्राइस टू कैश फ्लो और पी को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा करीबन मार्केट रिलेटिव टू पिछले 10 और 20 साल के अंदर करीबन 40-50% महंगा है। तो दूसरी बात हुई कि हम दूसरों मार्केट से ज्यादा महंगे हैं। तो और तीसरी बात है कि आप हिंदुस्तान का खुद का इक्विटी मार्केट पिछले 10-15 सालों का अगर जो वैल्यूएशन देखें वो 17.5-18 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे ट्रेड होता है, वो शायद 19 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो फिर से लगता है कि 5-10% महंगा है। तो चारों तरफ से देख करके आप इन्वेस्टर को समझ में आएगा कि शायद हमारा इक्विटी मार्केट 10 से 20-22% के आसपास में, 15-20% तो मान ही सकते हैं कि महंगा है। तो जब आप महंगे मार्केट में आप घुसते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगला 6 महीने के अंदर वो 15-20% करेक्शन हो जाएगा। उसका माने सिर्फ ये है कि अगले 5 साल 10 साल के अंदर आपको रिटर्न रिलेटिवली कम मिलेगा रिलेटिव टू व्हाट यू हैड अर्न इन द पास्ट, है ना। तो पहला डिसीजन ये लेने के बाद में अब इंक्रीमेंटल इक्विटी एलोकेशन जब करते हैं महंगे मार्केट में तो उसका एक बड़ा टेम्पलेट ये होता है कि जनरली आपको कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए, क्योंकि महंगा मार्केट है ऑलरेडी,
तो महंगे मार्केट के अंदर ऑलरेडी कुछ नैरेटिव के चक्कर में कुछ चीजें जानबूझ के महंगी हो जाती हैं, इसीलिए जी ओवरऑल मार्केट महंगा हो जाता है। तो जी हमारे यहाँ नैरेटिव ये है कि हमारा BFSI बहुत अच्छा है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे एनपीए कम है, जो बात सही है, क्रेडिट ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है, वो भी बात सही जी है ना। और पिछले 5-7 सालों में बहुत बुरे कंडीशंस में उससे निकले हैं, तो उसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर्स पीछे पड़ा हुआ है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। ट्रू बट साथ साथ में कमोडिटीज हैं और आईटी हैं, वो बड़े मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर आ गए हैं, तो उनके चक्कर में ये सब चीजें काफी तेजी से मरी हुई है। खास करके चाइना के चक्कर में कमोडिटी जो है काफी कोलैप्स हो गई थी पिछले साल। जी तो मेरे को जी लगता है कि एक दूसरे लेवल पे जब ओवरऑल मार्केट महंगा हो, तो उस वक्त आप उन चीजों को छांट दें मार्केट में जो नैरेटिव के चक्कर में रिलेटिव टू द पास्ट महंगे हैं। और इसलिए टू दैट एक्सटेंट जो पिछले साल में अच्छा किया है, जो पिछले 12 महीनों में जो अच्छा किया है, वो गेन्स शायद डिसिपेट हो जाएंगे, शायद कमजोर हो जाएंगे अगले 12 महीने। और जो जो काफी बुरा किए हैं, जैसे कि आईटी है, वो शायद बेहतर करेंगे। तो ये दूसरा तरीका है देखने का। तीसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि ग्लोबल तरीकों से देखो कि भाई चाइना मोस्ट प्रॉब्ली जो 2-3% से ग्रो किया है पिछले साल में, वो शायद 5-5.5 से ग्रो करेगा। उनके कंज्यूमर के पास में बहुत सारी सेविंग्स इकट्ठी हो रखी है, $500 बिलियन है उनके पास में, जो भी जैसे हमारा 2021 शुरू में लोगों को याद होगा, जो डेल्टा वेव आएगी, उस कंडीशन से जी चाइना कर रहा है। लेकिन उसके जी बाद में हमने देखा कि इकोनॉमिकली हम बाकी काफी तेजी से रिबाउंड हुए। तो शायद अप्रैल मई के बाद में चाइना बहुत तेजी से रिबाउंड होगा, और चाइना की ग्रोथ जो है वो गैंगबस्टर्स होगी। तो उसकी वजह से चाइना प्रॉक्सीज जो है, एक तरीका जैसे है कि जैसे मेटल्स है वो शायद अच्छा करें। सिमिलरली जो यूएस के अंदर टेक है, वहां पे बड़े ले ऑफ्स हो गए हैं, और उसके चक्कर के अंदर जो मार्जिन इंक्रीमेंटली जो जितना कमजोर माने जा रहे थे मार्केट में हो जाएंगे, वो शायद ना हो। तो टेक शायद रिलेटिवली बेहतर करे। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स को आप चूज करें। तो जनरली एज आई सेड, टू समराइज, डेट वर्सेस इक्विटी का कॉम्बिनेशन आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें। उसके बाद में नैरेटिव, जहां जो महंगे मार्केट में जो पॉजिटिव नैरेटिव्स उनको अवॉइड करके, और जहां पे एक्सेसिवली नेगेटिव नैरेटिव्स हैं उसको चूज करने की कोशिश करें। या फिर आप ग्लोबल प्रॉक्सीज इकट्ठा करें, जैसे कि हम रेट प्रॉक्सीज या चाइना प्रॉक्सी के लिए हम टेक और मेटल्स को खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं जिस तरह से आप जी विद इन द सेक्टर्स आप एक्चुअली प्ले कर सकते हैं। जी सर, ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी जिसपे अब हम ये मान रहे हैं कि भारत जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रिफॉर्म प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? और क्या भारत सही में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? नो, मतलब बन तो सकता ही है कि देश इतना बड़ा 140 करोड़ लोग हैं, हम ही जैसे थे। 1990 में चाइना का पर कैपिटा जो हमसे कम था, मतलब हम जी जब बड़े हो रहे थे, तो हम चाइना और हिंदुस्तान दोनों को एक गरीब देश मानते थे। वो भी सोशलिस्ट थे, हम भी सोशलिस्ट थे। और वो कहाँ पहुंच गए, हमसे 5.5-6 गुना इकोनॉमी की साइज हो गई है। और वो मतलब जो वंडर ऑफ वंडर जिसको बोलते हैं, जब आज तक मनुष्य के इतिहास में नहीं हुआ उतना तेजी से वो एक इतना बड़ा तबका जो है वो ग्रो करके ऑलमोस्ट सेमी डेवलप्ड कंट्रीज बन गए हैं, जबकि हम रिलेटिवली काफी काफी पीछे छूट गए हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से देखें कि वो इंडिया एक ऐसा देश है जो जिसमें पोटेंशियल तो बरसों से रहा है, लेकिन वो जी पोटेंशियल हम कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपॉर्चुनिटी में, और एक्सप्लॉइट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक फिर से मौका है। जब मैं बंबई आया था लेट 90s और अर्ली 2000 में, तो उस वक्त भी काफी सेंसेशनल हम लोग खुश होते थे, देखते थे WTO की रिपोर्ट्स आती थी, बोले आप हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम टेक्सटाइल के सेक्टर में या बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स के अंदर हम क्योंकि हम WTO में की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और हम वो बहुत तेजी से ग्रो होंगे। लेकिन वो हुआ चाइना में, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अच्छी बात है कि PLI एक ऐसी टॉप डाउन स्कीम है जो इंसेंटिवाइज कर रही है सर्टेन सेक्टर्स को, और हो सकता है कि उसकी वजह से इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी इंडियन एंटरप्राइजेस, इंडियन कॉर्पोरेट्स एक्सप्लॉइट कर पाए। लेकिन ये नैरेटिव इतना बन चुका है, ओके, कि सिर्फ इस नैरेटिव के चक्कर में कोई कंपनी और कोई सेक्टर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं जी तो एज ए फादर, एज ए फंड मैनेजर और एज ए इंडियन नागरिक बहुत चीयर करूंगा कि हम अगर सक्सेस हो, लेकिन इस पर्टिकुलर नैरेटिव के ऊपर मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा। क्योंकि वो नैरेटिव जो हिंदुस्तान इक्विटी मार्केट का सीधा सा प्रिंसिपल है कि जो नैरेटिव ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हों और 10 बार न्यूज़पेपर में आ चुके हों, उन नैरेटिव से पैसा नहीं बनता। वो सच भी हो तो भी नहीं बनता, और यहाँ तो सच बिल्कुल होने की भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो टू दैट जी एक्सटेंट
आप बात सही बोल रहे हैं कि शायद पीएलआई की वजह से हिंदुस्तान के अंदर 25-50 पैसे की एक्स्ट्रा ग्रोथ शायद हिंदुस्तान में अगले 5-10 साल में आएंगी। और हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं असेंबली, आईफोन की असेंबली हमारे यहाँ हो रही है, हो सकता है कि कुछ जो दूसरी चीजों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन और दूसरी सोलर पैनल्स एंड ऑल दैट, बजट में भी हमको देखना पड़ेगा क्या होता है। बट बहुत सारी चीजों के अंदर शायद हिंदुस्तान बेहतर कर पाए। लेकिन ये नैरेटिव इतना वेल पेनिट्रेटेड है मार्केट में, और उसके चक्कर में वो कंपनियां जो इन सेक्टर्स में ऑपरेट करती है वो इतनी महंगी है कि मेरा मतलब दरख्वास्त है लोगों से कि उन नैरेटिव से दूर रहें कम से कम। जी। अ, आपने जैसे कहा कि हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब मार्केट में पहले ही डिस्काउंटेड है। लेकिन कोई ऐसी द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इंडिया हैज टू अंडरगो टू बिकम ए $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हम एक लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक इंडिया जो है वो $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहती है और बन सकती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी चेंजेस है, स्ट्रक्चरली चेंजेस, जिस पे हमको काम करना होगा? देखिए है ना, हम हमारा मतलब मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, कई कई जी। इतने सारे प्रांत हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने लोग हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अंदर जो जो टॉप डाउन बड़ा, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर चाइना के अंदर एक सिटी के अंदर 20 लाख लोग रहते हैं और उस सिटी के बीचों बीच नदी को खोद करके दो नदियों को मिलाना हो, तो वो काम 3 साल में हो जाएगा वहां पे। वो मैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा हूँ। और जी। हिंदुस्तान के अंदर 2000 किलोमीटर लंबी रोड बन चुकी है और बीच में एक छोटा सा पैच हो जिसके अंदर एक खेत हो और एक मंदिर हो बीच में, मस्जिद हो, कुछ हो, उसको तोड़ करके और पूरी रोड बनाने के अंदर शायद सालों लग जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फर्क है, ये ट्रेड ऑफ है एक मल्टीकल्चरल डेमोक्रेटिक रादर लिबरल सोसाइटी में रहने का, कि इंडिविजुअल राइट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उसके चक्कर के अंदर उसका ट्रेड ऑफ जो है वो हमारी ग्रोथ रिलेटिवली कम होती है ना। तो वो जो चाइना वाला मिरेकल होने की बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर न हुआ है, न होगा जिससे हम अचानक से एक्सिलरेट हो जाएं। तो मोटा बात यह है कि हम एक अच्छी नाउ वेल एजुकेटेड सोसाइटी है, बिकॉज लिबरल सेटअप है तो हम वेस्टर्न सोसाइटी से एंगेज्ड हैं, और उसके चक्कर में हमारा एस्पायरिंग यूथ जो है वो हिंदुस्तान में या बाहर जाकर की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है और करता रहेगा धीरे धीरे, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे जैसे देश में पॉपुलेशन कम होती है तो पर कैपिटा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वो इम्प्रूव हो रहा है और होता चला जाएगा। जो जी। लॉजिस्टिक्स इंडाइसेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडाइसेस हो, पोर्ट इंडाइसेस, इन सब में हमारी रैंकिंग काफी कमजोर थी, लेकिन पिछले 10-15-20 सालों के अंदर काफी बेहतर हो गई है। तो उन जी। सब के चलते ये बहुत लाइकली है कि अगले 20-30 सालों में, ओके, जब चाइना काफी तेजी से स्लो होगा, दो वजह से। एक तो उनका लेबर फोर्स जो है वो हर साल अब 0.5% से अगले 10 साल तक कम होगा, और उसके जी। बाद में उसके अगले 10 साल के अंदर 1% हर साल कम होगा। तो चाइना के अंदर करीबन 100 करोड़ के आसपास में लोग काम करते हैं, वो 100 करोड़ लोग जो है 20-25 सालों बाद में 80 करोड़ ही रह जाएंगे। जबकि जी। हमारे यहाँ 90 करोड़ लोग काम करते हैं, वो अगले 2040-50 तक वो नंबर बढ़ के 110 करोड़ हो जाएगा। तो हमारा पॉपुलेशन और हमारा वर्कफोर्स बढ़ता चला जाएगा, और हम जिस सेटअप में रहते हैं तो उसके चक्कर में आसान है, मेरे को लगता है कि आसान तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगले 10-20 सालों तक हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम फिर भी 5% के आसपास में शायद ग्रो कर सकता है। और चाइना क्योंकि अब क्योंकि उस पॉइंट पे आ गया कि यहाँ पे ग्रोथ करना मुश्किल ही नहीं, और साथ साथ में उनका लेबर फोर्स भी श्रिंक होने लगेगा, तो दोनों को इकट्ठा करके देखता हूँ तो पीपीपी बेसिस जो चाइना हमसे 2.5 गुना है ना, शायद मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के आसपास हो जाएगा 2050 के आसपास में। तो अगर आप बहुत बड़ा नैरेटिव की बात करें तो हमारी डेमोग्राफिक्स इतनी अच्छी है रिलेटिव टू चाइना कि अगला 20-30 साल जो हमारा कैचअप आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसका अगेन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसका रेलेवेंस आज हम मार्केट में करेंगे उसके लिए कुछ भी नहीं है। शायद अगला 10 साल 20 साल इंडिया का ग्रोथ पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से कमजोर होगा। रिलेटिवली हम चाइना से कैचअप कर पाएंगे, रिलेटिवली हम यूएस से कैचअप कर पाएंगे, तो हमारा जियोपॉलिटिकल हेफ्ट बढ़ेगा। हमारा नेबरहुड के अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है रिलेटिव टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इन सबसे बेहतर हो जाएगी। जियोपॉलिटिकली हमारा करेंसी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी कॉर्पोरेट की करेंसी स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम मार्केट महंगा ले लें, क्योंकि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यूएस हो सकती है, लेकिन वहां पे भी अगर महंगा माल लोगे तो नुकसान ही होगा। तो सिर्फ 7 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन जो होगा इंडिया, ऑफ कोर्स
हमारे लाइफ टाइम के अंदर शायद हिंदुस्तान जो है वो वन ऑफ द मे बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, लेकिन उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस मार्केट के लिए नहीं है। मैं इस पे एम्फसाइज करना चाहूंगा एक आम इन्वेस्टर को। बिल्कुल। और अगर एक नया इन्वेस्टर जो अब बाजार में खूब धड़ाके से आ रहा है, डीमैट अकाउंट्स की हमने देखा कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, उन नए निवेशकों के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? अगर आप नए हैं तो मेरा आपको सबसे बड़ा एडवाइस, अनलेस आप 7-8 घंटे 10 घंटे रोज मार्केट्स, फर्म्स और उनकी बैलेंस शीट्स और मैक्रो को पढ़ने में लगाते हैं और वो आपका पैशन है, तो बात अलग है। उसके अलावा बेहतर है कि आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, किसी ठीक ठाक जी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें। कोई कभी भी सारा पैसा डेट वर्सेस या तो 100% डेट में ना चले जाए, 100% इक्विटी में नहीं चले जाए, मोटा मोटी 50-50 करके रखें। लेकिन आप थोड़ा एग्रेसिव हैं तो 75% इक्विटी रख सकते हैं। लेकिन दोनों चीजें ध्यान रखें कि बॉस, जब पैसा को एलोकेट करना है तो वो डेट का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना इक्विटी का। और दूसरा, बहुत आसान है, मैं आपको छोटी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि जो एवरेज इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर का एवरेज रिटर्न हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर मार्केट से आधा होता है। ओके, इसलिए ट्रेड तो मतलब गरम कुकर है, उसके हाथ लगाओगे जलना ही है। साथ साथ में एक आम इन्वेस्टर का जो म्यूचुअल फंड में डालता है उसका रिटर्न भी मार्केट में, इवन यूएस के अंदर 2%। मैं म्यूचुअल फंड में 16 साल काम किया हूं, तो मुझे पता है कि हम किस तरह से इन्वेस्टर बिहेव करता है, कि तेजी में तेजी करता है और मंदी होते से ही, जिस तरह से हमने देखा था कि 2020 में तांता लगा हुआ था उल्टा पैसा निकालने का जस्ट बिल्कुल। आफ्टर कोविड। तो थोड़ा सा यू नो जो बोलते हैं कि पेशेंस, वॉटसन पेशेंस, तो पेशेंटली हर महीना एक तरीके से एक डिसिप्लिन से आप इन्वेस्ट करें और भूल जाएं पैसे को। कि डेट और इक्विटी का एक स्ट्रैटेजिक रीजन है आपके पोर्टफोलियो में रहने का, उसी वजह से उनको रहना चाहिए। आप बहुत ज्यादा मार्केट टाइम ना करें, लेकिन एक 5-10% आप पोर्टफोलियो में जरूर 20% टाइम कर सकते हैं, जिसके जी। बारे में हमने पूरा पिछला 30-40 मिनट तक बात करी है कि क्या जी। इस वक्त करना चाहिए इंक्रीमेंटली आपके पैसे को। वो हम्म। तो डिस्कस करना ही है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के ओवर रिएक्ट करें नहीं करना चाहिए। ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 100% इक्विटी वर्सेस 100% डेट का कॉल नहीं लेना चाहिए, और एक बीच का रास्ता अपना करके पेशेंटली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। Thank you so much, Mr. Dangi, for being with us. I appreciate your time, sir. My pleasure. Thank you. Thank you.